गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 8 ऑलरेडी हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसेप्ट और उसके कैरेक्टरिस्टिक और डेफिनेशन पढ़े हैं। नाउ हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट शुड बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ द ऑनर इकोनॉमिक वेलफेयर। मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि जो ऑनर के इकोनॉमिक है उसका वेलफेयर उसका मैक्सिमाइजेशन करें, मतलब उसको जैसे भी उसको बस इंक्रीज़ करें, उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, उसमें बेनिफिट करें, उनका वेलफेयर करें। थ्रू द यूज़ ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फाइनेंशियल मैनेजमेंट एम्ड एट इकोनॉमिक मैक्सिमाइजेशन ऑफ द ऑनर के मेन एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो हम यूज़ करते हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, उनका मेन एम होता है कि इकोनॉमिक मैक्सिमाइजेशन ऑफ ऑनर के फंड को करें। जैसे कि हु आर द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी, जो शेयर होल्डर है उनका मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट कर सके। अब यहाँ पे हमारे दो अप्रोच होते हैं। एक हमारा होता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेकेंड है ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मीन्स मैक्सिमाइज करना इनकम ऑफ द कंपनी, इनकम ऑफ द कंपनी को मैक्सिमाइज करना। इन्वेस्टर परचेज द शेयर ऑफ कंपनी होपिंग टू गेट मैक्सिमम डिविडेंड। जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्यों परचेज करते हैं कंपनी के शेयर? क्योंकि उनको होप होता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड मिल सके। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, ये अप्रोच की वजह से कंपनी ने स्टार्ट किया है अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट आउट ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज एंड डिविडेंड पॉलिसी शुड बी बेस्ड ऑन द मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट। यही कंसेप्ट को रख के हमने मैक्सिमम प्रॉफिट वाला कंसेप्ट बहुत ये स्टार्ट किया है, अप्रोच आया है, कंपनी ने स्टार्ट किया, जिसमें कंपनी का मेन रहता है कि उनको अवेलेबल रिसोर्सेज मतलब अवेलेबल फाइनेंस आराम से मिल सके, और जहाँ पे डिविडेंड पॉलिसी भी अकॉर्डिंग टू बेस ऑफ मैक्सिमम ऑफ प्रॉफिट के बेस पे ही बनाया जाता है। इन एडिशन दिस अप्रोच, ये अप्रोच सजेस्ट करता है कंपनी शुड एक्सेप्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट ऑनली, कि कंपनी वही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करे जिसमें प्रॉफिट है ज़्यादा। कंपनी कैन इंक्रीज अर्निंग पर शेयर, कंपनी इंक्रीज करे अर्निंग पर शेयर और उसके थ्रू ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वो अर्न कर सके। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑल्सो नोन एज द नेट प्रेजेंट वैल्यू। इसको हम दूसरा नाम भी बोल सकते हैं कि नेट प्रेजेंट वैल्यू भी। द नेट प्रेजेंट वैल्यू क्रिएट वेल्थ फॉर द शेयर होल्डर। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्रिएट करता है वेल्थ शेयर होल्डर के लिए। हैंस द फाइनेंशियल डिसीजन रिजल्ट इन इंक्रीजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू शुड ओनली बी एक्सेप्टेड बाय द कंपनी। ये यहाँ पे फाइनेंशियल डिसीजन सिर्फ उसी को दिमाग में रख के जिससे हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू इंक्रीज हो सके, और कंपनी उसी बेसिस पे सारे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करती है। द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो के कंसेप्ट पे ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या अप्रोच, ये कंसेप्ट आया है। ओनली कैश फ्लो इज कंसिडर्ड, यहाँ पे कैश फ्लो को कंसिडर किया जाता है एज द मेजरमेंट अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट इज इग्नोर। यहाँ पे प्रॉफिट को इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाता, वहाँ पे इग्नोर किया जाता है, खाली कैश फ्लो को मेजर कंसिडर किया जाता है कि कैश फ्लो कितना है। द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ का मतलब होता है कि हमारा कितना प्रेजेंट वैल्यू हो और कितना इन्वेस्टमेंट हमने किया है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंट होता है उसको बोलते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला दिया है नेट प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ वेल्थ माइनस इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सो टेक्स अ डिसीजंस बाय द विच वेल्थ ऑफ द कंपनी इज मैक्सिमाइज। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फैसले इस बेसिस पे लिए जाते हैं जिससे उनका वेल्थ मैक्सिमाइज हो सके। इफ द वेल्थ ऑफ द कंपनी इज मैक्सिमाइज, अगर वेल्थ कंपनी की मैक्सिमाइज हो रही है तो रिफ्लेक्ट करेगा उसके प्राइस ऑफ शेयर पे, एंड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे पूरा जो प्राइस होता है स्टॉक एक्सचेंज पे कंपनी का, उस पर वो रिफ्लेक्ट करता है। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर इंक्रीज होगी शेयर मार्केट में, एज द रिजल्ट शेयर होल्डर का वेल्थ मैक्सिमाइज होगा, ड्यू टू दिस शेयर होल्डर असेट इंक्रीज होगा। अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव टू इंक्रीज ड्यू टू द करंट चेंज की वजह से एनवायरमेंट के इकोनॉमिक फॉलो एट द ग्लोबल लेवल आफ्टर 1950 के बाद कुछ इकोनॉमी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ इम्पॉर्टेंस कुछ है या चेंज हुए हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव चेंज हुए हैं एनवायरमेंट को बेसिस में रखते हुए। सबसे पहले है एस्टिमेट ऑफ फाइनेंशियल नीड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एस्टिमेट करता है कि हमें कितना कैपिटल, कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल और कितना शॉर्ट टर्म कैपिटल की ज़रूरत है बिजनेस को चलाने के लिए। फिर सेकेंड है एक्वायर फाइनेंस। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें ये बताता है कि हमें मिनिमम कॉस्ट बाय सेलेक्टिंग द सोर्स, कि हमें फाइनेंस कहाँ से निकल लेना है जिससे हमें सबसे कम कॉस्ट लगे और सबसे ज़्यादा बेनिफिट हो सके।
प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, प्लानिंग इज कॉम्बाइंड विथ इफेक्टिव ऑफ कंट्रोलिंग, प्लानिंग को हमारा कंट्रोलिंग के साथ कंबाइन होता है। तो हम प्लानिंग और कंट्रोलिंग का हमने कैसे यूटिलाइज करना है सारे फाइनेंस को, वो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें हेल्प करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस, डिस्ट्रीब्यूट फाइनेंस अमॉन्ग द डिफरेंट डिपार्टमेंट में हमें किस तरह से फाइनेंस डिस्ट्रीब्यूट करना है कि सबको अच्छे से पैसे भी मिल सके और सबका काम अच्छे से कर भी सके। मेंटेन लिक्विडिटी, इट मेंटेन लिक्विडिटी बाय प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट है या कैश बजट है, उससे ये लिक्विडिटी मेंटेन करता है, डिफाइन करता है कि हमारे पास कैश बैलेंस कितना है इन हैंड, हमारे पास अवेलेबल कैश कितना अवेलेबल है, वो में बताता है हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट। डिस्ट्रीब्यूट ऑफ इनकम, यहाँ पे इट डिटरमाइन करता है व्हाट पार्ट ऑफ प्रॉफिट हमें कितना डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ऐसे डिविडेंड कितना शेयर होल्डर के लिए रखना चाहिए, कितना री इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना प्रॉफिट आपस में बांटना चाहिए, एवरीथिंग डिस्ट्रीब्यूट इनकम कैसे करना है वो हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है। मैनेजमेंट ऑफ करंट एसेट जैसे कि कैश है, डेटर्स है, इन्वेस्टर है, मार्केट सिक्योरिटी है, बैंक बैलेंस है, एक्सेट्रा, ये सारे हमारे करंट एसेट है। तो इसको कैसे फॉर्मुलेट करना है, इसमें कितना इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रखना है, वो सब हमें बताता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल रीजन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है इंपॉर्टेंट रीजन जैसे कि कैपिटल बजट कितना होगा, डिविडेंड पॉलिसी कितना होगा, री इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल कितना होगा, इन सबको कोऑर्डिनेट करना और सारे फाइनेंशियल फैसले डिसीजन ले सकना आपस में, उसको हेल्प कर, उसमें हमारी हेल्प करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देन उसके बाद राइजिंग क्रेडिट ऑफ बिजनेस में कैसे कैपिटल राइज करना है, जैसे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस में उसका प्रोसेस पर कंट्रीब्यूट होता है। एफिशिएंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमको फाइनेंशियल फैसिलिटी जनरेट करता है, सो एम्प्लॉयज़ को सैलरी और क्रेडिट पेमेंट हो सके टाइम पे टाइम, रिजल्ट जिससे हमारी क्रेडिट इंक्रीज़ हो सके बिजनेस की, हमारी बिजनेस की रेप्यूटेशन इंक्रीज़ हो सके, हमारा गुडविल इंक्रीज़ हो सके, वो भी हमें मैनेज कौन करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल डिसीजन के, फाइनेंशियल डिसीजन मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम सारे फाइनेंशियल फंक्शन करते हैं, उससे रिलेटेड हमें सारे फाइनेंशियल काम करना है जिसमें बहुत सारे हमें फैसले लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पे हमें डिसीजंस रिगार्डिंग 3 प्रॉब्लम, ऐसे सबसे पहले है डिसीजन रिलेटेड इन्वेस्टमेंट के, हमें इन्वेस्टमेंट कितना करना है, डिसीजन रिलेटेड हमें फाइनेंसिंग कितना करना है, और लास्ट है डिविडेंड के रिलेटेड। सबसे पहले है डिसीजन रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। लॉन्ग टर्म फिक्स कैपिटल इज इन्वेस्ट इन द फिक्स असेट फॉर द बिजनेस। लॉन्ग टर्म कैपिटल का मतलब होता है वो कैपिटल जो हमने फिक्स असेट के लिए इन्वेस्ट किया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को फैसला लेना पड़ता है डिसीजन रिगार्डिंग सेलेक्ट दोज असेट विच इज़ कैपिटल फंड, वो असेट जो कैपिटल फर्म ने उसमें इन्वेस्ट कितना करना है फ्यूचर में। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कॉल्ड कैपिटल बजटिंग, उसको कैपिटल बजटिंग भी कहा जाता है। अब इसमें बहुत सारे एलिमेंट इन्वॉल्व होते हैं, रिस्क इन्वॉल्व होते हैं हमारे रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट के, हमने कैसे इन्वेस्टमेंट करना है कि वेरियस मेथड हम यूज़ करते हैं बजटिंग के लिए, जैसे कि पे बैक मेथड है या फिर रेट ऑफ रिटर्न मेथड है या डिस्काउंटिंग कैश फ्लो मेथड है एक्सेट्रा, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि हमने कितना इन्वेस्टमेंट करना है। अब कौन से फैक्टर्स हमें अफेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में। सबसे पहले नीड ऑफ टोटल कैपिटल, कैपिटल की कितनी ज़रूरत है, एक्सटीमेट रेट ऑफ रिटर्न कितना चाहिए हमें, एक्सटीमेट कैश फ्लो रिसीवेबल कितना होना चाहिए, एलिमेंट रिस्क कितना इन्वॉल्व है उस इन्वेस्टमेंट में, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल अभी कितनी ज़रूरत है, आफ्टर इन्वेस्टमेंट के बाद हमें कितने कैपिटल वर्किंग कैपिटल जो हमें डे टू डे काम के लिए चाहिए, यूज़फुल इकोनॉमिक लाइफ, इन्वेस्टमेंट की इकोनॉमिक लाइफ कितनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट का इम्पोर्टेंस कितना है एक्सेट्रा। फिर उससे हमारा आता है डिसीजन रिलेटेड टू फाइनेंसिंग के, फाइनेंस को रिलेटेड हम कैसे डिसीजंस लेते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आर कनेक्टेड विद असेट ऑफ द कंपनी, असेट ऑफ द कंपनी से हमारा इन्वेस्टमेंट का सारे फैसले रिलेटेड होते हैं। वेल फाइनेंशियल, जब फाइनेंस के बारे में हम सोचते हैं, फाइनेंशियल डिसीजन हमारा कनेक्ट होता है कैपिटल स्ट्रक्चर से। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी का मतलब इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर एंड डिबेंचर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर एंड डिबेंचर, ये सारा हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर में आता है। कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है कि मिक्सचर ऑफ ऑनर कैपिटल, ऑनर का कैपिटल और उसका डेप्थ दोनों का मिक्सचर जो होता है उसको बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। फाइनेंशियल मैनेजर को फैसला लेना पड़ता है रिगार्डिंग कि कितना उसको इक्विटी रखना है, कितना उसको डेप्थ रखना है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में। वहाँ पे कुछ फैक्टर्स हमारे अफेक्ट करते हैं, जैसे कि इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। इंटरनल फैक्टर मतलब
टाइप ऑफ नेचर, हमारा बिजनेस का नेचर क्या है, हमारे बिजनेस की साइज़ कितनी है, हमारा फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितना है, हमारा नेचर ऑफ असेट कितना है, जिस पर हमें डिसाइड करना है कि हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। ये हमारा इंटरनल फैक्टर है जो बिजनेस के अंदर ही रहता है। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब जो बिजनेस के हमारा आउटर वाले एनवायरनमेंट भी अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कंडीशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल मार्केट की अभी कंडीशन कैसी है, फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी की फ्लोटेशन कॉस्ट कितनी है, इन्वेस्टर का एटीट्यूड कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मार्केट में, लीगल रिस्ट्रिक्शन कितने आने वाले, ये सारे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर है जो हमारे अफेक्ट करते हैं हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को, के इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू फाइनेंशियल डिसीजंस के बीच में। लास्ट में है डिसीजन रिलेटेड टू डिविडेंड, के डिविडेंड के रिलेटेड जो हमें फैसले लेते हैं उसमें हमें कौन से चीज़ होती है। डिविडेंड इज़ द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का एक पार्ट होता है कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है हमें शेयर होल्डर को, उसको कहते हैं डिविडेंड। मतलब शेयर होल्डर को जो रिटर्न में पैसे मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डिविडेंड। डिविडेंड इज द रिटर्न ऑफ द शेयर होल्डर ऑन द इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट किया उसके रिटर्न में उनको डिविडेंड मिल रहा है। एज पर एज द कंपनी एक्ट के हिसाब से डिविडेंड कैन बी पार्ट ऑफ द कैश और चेक, कि डिविडेंड आइदर हम पे कर सकते हैं आइदर कैश से या फिर चेक से, जो भी हमें उनने कैपिटल उनने हमें दिया है उसके बिहाफ में हम उनको डिविडेंड पे करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजर को डिसाइड करना है कि विच पार्ट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के कौन से पार्ट को वो डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। रिलेटेड इन बिजनेस, रिटेन कैपिटल इन बिजनेस इज द सिग्निफिकेंट इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। अब यहाँ पे डिविडेंड में बहुत सारे फैक्टर हमें अफेक्ट करते हैं, जैसे कि डिविजिबल ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, के प्रॉफिट ऑफ द कंपनी को कैसे डिवाइड करना है करंट फाइनेंशियल ईयर में, एस्टिमेट करना है कि हमने इनकम की फ्यूचर में कितनी इनकम होगी हमें, रेट ऑफ डिविडेंड हमारा कितना होगा पास कंपनी का लास्ट पास ईयर में, नीड ऑफ प्लॉटिंग बैक ऑफ प्रॉफिट हमें कितनी की ज़रूरत है, फाइनेंशियल कंडीशन अभी कैसी है बिजनेस की, रिजर्व हमारे पास कितना है, हमारा फ्यूचर प्लानिंग कितना है प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, हमारा टैक्स पॉलिसी क्या है, लीगल रिस्ट्रिक्शन क्या है, शेयर होल्डर का एक्सेप्टेशन क्या है कि उनके कितनी ज़रूरत है, मार्केट का इस वक्त कंडीशन क्या है, हमारी कंपनी की ग्रोथ रेट, लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द कंपनी की कंपनी कितनी लिक्विडेट होगी कि नहीं होगी, इन सब के बेसिस पे ये सारे फैक्टर्स हमें अफेक्ट करते हैं जब हम डिविडेंड का फैसला लेते हैं कि हमें डिविडेंड किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये हमारा था कि इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और दूसरा हमने बोला कि फाइनेंशियल जब मैनेजमेंट करते हैं तो उसमें कौन से हमें फैसले लेने पड़ते हैं, कुछ रिगार्डिंग हमें डिसीजन लेना पड़ता है, जिसमें हमने 3 कंसेप्ट पढ़े और उसके फैक्टर्स पढ़े। थैंक यू।